हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग 21st ऑफ अक्टूबर टू 25th ऑफ अक्टूबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये पूरी करंट अफेयर सीरीज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी कि इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर कर रहे हैं। ध्यान रखना है सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को। साथ ही साथ ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम, स्पेसिफिकली एमपीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, इसके अलावा एमपीएसआई, एसएससी और रेलवे पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं क्विक रिवीजन की। तो क्विक रिवीजन में जाने से पहले ऐसे सभी मेरे साथी जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को या इस सेशन को अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे, क्योंकि आप जब ऐसी चीजें करते हैं तो हमें लगातार प्रोत्साहन मिलता है। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको किसी तरह का फीडबैक है या आप कुछ अच्छा बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। चलिए बात करते हैं क्विक रिवीजन की। क्विक रिवीजन यानी कि प्रीवियस लेक्चर का एक क्विक एनालिसिस। हम देखते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि 2036 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इंडिया बिड करेगा ओलंपिक्स के लिए, यानी कि इंडिया चाहता है कि 2036 का जो ओलंपिक गेम्स है वो कहाँ हो, इंडिया में हो, भारत में हो, है ना। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि वो बिडिंग करेंगे 2036 के ओलंपिक्स के लिए। इसके अलावा सेकेंड न्यूज हमने देखी थी कि उदयपुर उदयपुर अच्छा, मैंने जब बताया कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किन चार गेम्स को स्पेसिफिक 4 या 5 गेम्स को अगर बात करें उनको इंक्लूड करने की बात की है 2028 के लॉस एंजल्स में जो ओलंपिक्स होने वाला है, तो वो बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। मैं कई बार बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने वो जो गेम्स बताए हैं वो गेम्स का नाम आपको एज इट इज ध्यान रखना है। मिस्टेक्स हो सकती हैं, इसलिए पीडीएफ को और वीडियो को ध्यान से देखें, आपको चीजें आसानी से समझ में आएंगी, इसलिए वो गेम्स ध्यान रखना है। प्रीवियस लेक्चर में आप जाकर वो देख सकते हैं। इसके अलावा इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सेकंड न्यूज हमने देखी थी कि उदयपुर भारत की पहली वेटलैंड सिटी बनने वाली है। तो उदयपुर भारत की पहली वेटलैंड सिटी बनने वाली है, ये वाली बात आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया था उदयपुर में कई तरह के लेक्स हैं, इसलिए कई सारे लेक्स हैं, इस वजह से उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। तो झीलों का शहर एज इट इज इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली मैंने आपको बताया था यहाँ की जो एक सबसे इंपॉर्टेंट लेक है वो है पिचोला लेक या पिचोला झील, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मैंने बताई थी, जैसे दूध तलाई, रंग सागर लेक, फतेह सागर लेक। तो इस तरह से लेक्स मैंने आपको बताई थी, झील्स बताई थी, आपको वो सारी चीजें ध्यान रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज हमने बात की थी 69th नंबर का जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स कन्फर किया है, यानी दिया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। एज इट इज आपको ध्यान रखना है 69th कौन से नंबर का है, ये जरूरी है। 69th नंबर का नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिया गया, कई डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में दिया जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया था बेस्ट प्लेबैक सिंगर का खिताब श्रेया घोषाल जी को दिया गया, है ना। तो बेस्ट प्लेबैक सिंगर मैं लिख नहीं रहा हूँ, एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है, किस फिल्म के लिए, पुष्पा द राइज फिल्म के लिए, ठीक है, बेहद जरूरी। इसके अलावा बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, अच्छा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया है, तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मैंने आपको बताया था गंगूबाई काठियावाड़ी करके एक मूवी है जिसमें गंगूबाई का किरदार निभाया था आलिया भट्ट ने, तो आलिया भट्ट जी को भी वो किताब मिला। साथ ही साथ कृति सेनन की जो एक मूवी है मिमी करके एक मूवी है, उसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस में मैंने आपको बताया था कि मिमी में काम करने वाले पंकज त्रिपाठी साहब और पल्लवी जोशी जी को दिया गया, ठीक है। तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक बहुत जरूर बेहद इंपॉर्टेंट नाम, वो है वहीदा रहमान। इनका नाम तो आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। ये हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ध्यान रखना है। हैंडराइटिंग पर नहीं जाना है। पुरस्कार किसे दिया, किसको मिला है, तो ध्यान रखना है वहीदा रहमान जी को मिला है। ये एक एक्ट्रेस हैं, आपको एज इट इज ध्यान रखना है, बेहद जरूरी, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है विजयपुर औरैया फूलपुर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जिसका मेन सेंटर क्या है, तो जिसका मेन सेंटर है जबलपुर, मैंने आपको एज इट इज बताया था। और ये पर्टिकुलर अपने आप में प्रश्न इसी तरह से पूछा जा सकता है, ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट कहाँ का है, तो ध्यान रखना है वीएपी,
ऐसे याद रहेगा, VAP, विजयपुर, औरैया, फूलपुर। ठीक है, एज इट इज ध्यान रखना है। इस पाइपलाइन का स्ट्रेच कितना है? तो ये पाइपलाइन का स्ट्रेच मध्य प्रदेश में 256 किलोमीटर का है, यानी 256 किलोमीटर में ये पाइपलाइन फैली हुई है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य या एम क्या हो सकता है? तो गैस पाइपलाइन का मेन उद्देश्य क्या है? नेचुरल गैस विभिन्न हाउस होल्ड्स में, यानी कि घरों में, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज को पहुंचाना। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा एम है, एज इट इज आप ये वाली बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती स्मारक और एक उद्यान उनका बनाया गया, जिसकी लागत लगभग 100 करोड़ रही है, और वहां पर 52 फुट ऊंची रानी दुर्गावती जी की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। तो एज इट इज ये वाली बात भी आप ध्यान रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आप याद रख पाएंगे प्रीवियस लेक्चर से, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कीजिए। इसके अलावा मतलब कहने का मतलब प्रीवियस लेक्चर में आप बहुत सारी चीज जो पहली बार देख रहे हैं उनको ऐसा ना लगे कि सारी चीजें यहाँ पे बिल्कुल ब्रीफ ब्रीफ में मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, तो उन चीजों को आप आसानी से प्रीवियस लेक्चर से जाकर कवर करें। जब आप प्रीवियस वीडियो देख कर आएंगे तब आपको चीजें आसानी से याद रह जाएंगी। इसके अलावा हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड, तो एज इट इज ये भी इंपॉर्टेंट है, अपार आईडी करके है, ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट का एक आईडी कार्ड बनाया जाएगा, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट का एक आईडी कार्ड होगा, एक यूनिफाइड आईडी कार्ड होगा, जिसका नाम क्या है? अपार आईडी। जैसे आज आपका एक आईडी कार्ड है, एक आईडी कार्ड है, कौन सा? आधार कार्ड। आप मानते हैं आधार कार्ड आजकल हर जगह कंपलसरी हो गया है, उसी तरह से स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली उनकी क्वालिफिकेशंस उनमें मेंशन होंगी। क्या मेंशन होगा? क्वालिफिकेशंस मेंशन होगी स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो क्वालिफिकेशंस मेंशन होगी, तो क्या क्या डिग्रियां हैं आपके पास, किस किस तरह की का आप एक्सपीरियंस रखते हैं एजुकेशन पर्सपेक्टिव से, या आप ऐसा कहें एजुकेशन पर्सपेक्टिव से आप जितनी चीजें अचीव करते हैं एजुकेशन में, एजुकेशन सेक्टर में, वो सारी चीजें एक ही आईडी में के अंतर्गत होगी। उस आईडी का नाम क्या है? अपार आईडी। एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो सारी चीजें ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश का भोपाल जो महिला थाना है, मध्य प्रदेश का भोपाल महिला थाना देश का पहला ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला महिला थाना है। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। ISO सर्टिफाइड महिला थाना कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का भोपाल महिला थाना। मुझे उम्मीद है कि आप सारी बातें आपको रिवाइज हुई होंगी, आप चीजों को आसानी से याद रख पाएंगे। चलिए बात करते हैं आज के नए करंट अफेयर्स के बारे में। आज का आपका फर्स्ट टॉपिक है हाई लेवल्स ऑफ हीलियम 3 फाउंड इन रॉक्स ऑन बैफिन आइलैंड। एज इट इज अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैफिन आइलैंड की लोकेशन। अब क्यों ये इंपॉर्टेंट है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि रिसेंटली एक स्टडी में पब्लिश किया गया कि हाई लेवल ऑफ हीलियम 3 इन रॉक्स ऑफ कनाडा बैफिन आइलैंड, मतलब हाई हीलियम 3 के बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स या रॉक्स में कहा मिले हैं? कनाडा के बैफिन आइलैंड में मिले हैं, रेजिंग द इंट्रिगिंग पॉसिबिलिटी दैट द अर्थ कोर में बी लीकिंग। इसका मतलब क्या है? ऐसी पॉसिबिलिटी की जा रही है, ऐसी मान्यता की जा रही है, इसका मतलब क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में हीलियम 3 के डिपॉजिट्स मिले हैं, इसलिए कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि अर्थ का जो कोर वाला हिस्सा है वो लीक कर रहा है। ठीक है, तो अर्थ का जो कोर वाला हिस्सा है वो लीक कर रहा है, ऐसा माना जा रहा है। इसके अलावा हीलियम 3 की अगर हम लोग बात करें तो हीलियम 3 क्या है? तो हीलियम 3 एक हीलियम का आइसोटोप है, और ये अर्थ सरफेस में प्रेजेंस होता है, लेकिन बहुत रेयर मात्रा में, मतलब बहुत कठिनाई से मिलता है। हीलियम 3 हर जगह बहुत आसानी से नहीं मिलता है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा ये इंटेंसिफाइड होता है, इसलिए बहुत कम जगहों पर मिलता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कहाँ मिला है, बहुत ज्यादा लेवल पर मिला है कनाडा के बैफिन आइलैंड में। एज इट इज ध्यान रखना है। मैं सारी लोकेशंस आपको बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है लोकेशन। ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी आप पेपर में उठाकर देखें तो अगर आप ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से देखें, किसी भी अगर पेपर में ज्योग्राफी अगर आने वाली है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एज इट इज करंट के रिगार्डिंग तो इंपॉर्टेंट है ही कि आपको पता होना चाहिए कि हीलियम 3 कहाँ पाया गया। ठीक है, इसके अलावा इट इज कंसिडर्ड एज एन एंशिएंट आइसोटोप दैट वाज प्रेवलेंट ड्यूरिंग द प्लैनेट्स फॉर्मेशन। ऐसा माना जाता है कि जब ग्रह बन रहे थे या उपग्रह बन रहे थे तब ये पाया जा रहा था, एंड बिकेम ट्रैप्ड इन अर्थ कोर, और ये बाद में अर्थ की कोर वाले हिस्से में ये ट्रैप हो गया, यानी फंस गया। बिल्कुल सिंपल सी बात है, यानी मेनली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कहाँ पाया जाता है, तो ये अर्थ के कोर वाले हिस्से में पाया जाता है हीलियम 3। ठीक है, एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब मैं आप कोशिश कर रहा हूँ इसकी लोकेशन दिखाने की, तो लोकेशन इसकी अगर आप देख पाए तो आप ये देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका मौजूद है, ये है आपका कनाडा, ये है आपका कनाडा वाला हिस्सा। ठीक है, ये है आपका कनाडा, और इस कनाडा में एक आइलैंड मौजूद है जिसका नाम क्या है?
जिसका नाम है बैफिन आइलैंड। मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी चीजें देख पाएंगे। एक बार और मैं हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये है आपका बैफिन आइलैंड। ठीक है, पीडीएफ में भी आपको आसानी से समझ में आएगा। मैं और मैप के माध्यम से कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। तो आपको ये वाली बात पता चल गई कि अगर हम लोग एक रफ आइडिया लेने की कोशिश करें तो मैं आपको बहुत ही आसानी से कुछ चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ये है आपका साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ये है आपका अफ्रीका, अफ्रीका। ये वर्ल्ड मैप की बात हो रही है। ये है आपका यूरोप, यूरोप। ये है आपका एशिया। तो ये सारी चीजें आपको पता है। लेकिन नॉर्थ अमेरिका में एक कंट्री है कनाडा, नॉर्थ अमेरिका की एक कंट्री है कनाडा। अभी हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? कनाडा, क्योंकि कनाडा में ये मिला है तो कनाडा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है बैफिन आइलैंड। और बैफिन आइलैंड कहाँ मौजूद है? तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ध्यान रखना है किस महाद्वीप में पूछ लिया जाए, अगर प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए हीलियम 3 किस महाद्वीप में पाया गया है, तो बताना है आपको नॉर्थ अमेरिका, है ना, यानी उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए किस देश में पाया गया है तो आपको बताना है कनाडा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका में ये वाला जो हिस्सा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा किसके अंतर्गत आता है? ये पूरा हिस्सा कनाडा के अंतर्गत आता है। ठीक है, कनाडा। इसके अलावा ये वाला हिस्सा यूएसए के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आपको इसके अलावा यहाँ पर मैक्सिको मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे देश आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि पनामा सबसे लास्ट देश आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका का सबसे लास्ट देश कौन सा है? पनामा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली बात पता चल गई। और सबसे बड़ा देश वहां पे कौन सा देखने को मिलता है अपने आप में? कनाडा, बेहद इंपॉर्टेंट। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान से देखें तो कनाडा, ये कनाडा आपको दिख रहा है, कनाडा में एक मौजूद है बैफिन आइलैंड। और यहीं पर हीलियम 3 के सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स मिले हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि ये, क्योंकि ये हमेशा अर्थ के क्रस्ट, अर्थ के कोर वाले हिस्से में पाया जाता है, कोर वाले हिस्से में पाया जाता है, तो इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि अर्थ लीक कर रहा है ना। फिलहाल हम लोग बात करते हैं बैफिन आइलैंड के बारे में। तो ध्यान रखें इसके आसपास के आप आइलैंड्स देख लें। यहाँ पे जैसे कि मौजूद है विक्टोरिया आइलैंड, ये बैफिन आइलैंड आपको दिख ही रहा है, जहां पर आपको हीलियम 3 के डिपॉजिट्स मिले हैं। इसके अलावा एलिसमेयर आइलैंड, यहाँ पर ये जो आपका, ये है एलिसमेयर आइलैंड, और बगल में ग्रीनलैंड। ठीक है, बैफिन आइलैंड की जस्ट साउथ में आपको देखने मिलेगा हडसन की खाड़ी या हडसन बे। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, हडसन की खाड़ी कहाँ मौजूद है या हडसन बे कहाँ मौजूद है, इसलिए आपको ये वाली बात भी ध्यान रखनी है। तो इसके जस्ट साउथ में आपको देखने को मिलेगा, बैफिन आइलैंड के साउथ में आपको देखने को मिल जाएगा हडसन की खाड़ी। मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आप समझ पाएंगे। चलिए बात करते हैं, मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें ये आप मेमोराइज कर पाएंगे कहाँ पर क्या क्या लोकेशन है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है बिशन सिंह बेदी, जो कि एक फेमस लेजेंडरी इंडियन स्पिनर है, उनका रिसेंटली निधन हो गया है। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में बताया था, जो कि सीईसी रहे हैं, उनका नाम आपको ध्यान रखना है, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे, उनका नाम आपको एज इट इज ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनका नाम क्या है? तो मनोहर सिंह गिल, एज इट इज ध्यान रखना है, मनोहर सिंह गिल। उनका भी निधन हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले, या अदर किसी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो बहुत इंपॉर्टेंट है मनोहर सिंह गिल का नाम, एज इट इज ध्यान रखना है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे, कौन से नंबर के? तो 11वें नंबर के। उनका भी निधन हुआ था। तो डेथ से रिलेटेड दो न्यूज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बिशन सिंह बेदी, जो कि फॉर्मर इंडियन कैप्टन है और एक लेजेंडरी स्पिनर है, उन उनका निधन रिसेंटली हो गया। ठीक है, एज इट इज आप ये वाली बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इंडिया मोस्ट सेलिब्रेटेड क्रिकेटर हैं ये, और 1976 में बेदी साहब को अपॉइंट किया गया था एज अ इंडियन टीम का कैप्टन, और इन्हें बाद में पद्मश्री से भी नवाजा गया 1970 में। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। तो पद्मश्री से 1970 में, इसके अलावा 1976 में इंडियन टीम के कैप्टन रहे हैं, एज इट इज आप ये वाली बात ध्यान रखेंगे। इनका रिसेंटली निधन हो गया। ये है इनकी इमेज, आप ध्यान से देखें, आपको याद रहेगा, बिशन सिंह बेदी साहब, बिशन सिंह बेदी साहब। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है एक्सरसाइज हरी माओ शक्ति। हरी माओ शक्ति ये किन दो देशों के बीच की एक एक्सरसाइज है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो ये पर्टिकुलरली इंडिया, हरी माओ इंडिया और मलेशिया, इंडिया और मलेशिया, मलेशिया के बीच की, इन दो देशों के बीच की एक जॉइंट बायलैटरल एक्सरसाइज है, एज इट इज ध्यान रखना है।
है ना। इसके अलावा इसका जो फर्स्ट एडिशन की बात करें हम लोग, तो ये फर्स्ट एडिशन इसका 2012 में शुरू हुआ और 2022 में इसका लास्ट सेशन कहाँ हुआ था, मलेशिया में हुआ। इस बार कहाँ हो रहा है, तो इस बार इंडिया में हो रहा है ये सेशन, उमरोई कैंटोनमेंट में, ध्यान रखना है एज इट इज बात। तो इस बार हरिभाव शक्ति कहाँ पे हो रहा है, तो ये इन भारत में हो रहा है, कहाँ पर, तो स्पेसिफिकली बात करें तो उमरोई प्लेस पर हो रहा है, एज इट इज आपको ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। बिल्कुल सिंपल सी न्यूज है, हरि माऊ शक्ति करके आप सिंपल सा एक पॉइंट बनाएंगे, हरि माऊ शक्ति, हरि माऊ शक्ति किन दो देशों के बीच की, तो इंडिया और मलेशिया, इंडिया और मलेशिया, एज इट इज इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही आपको बनाना है। इसके अलावा इसके पहले वाला सेशन आपको पता है कहाँ हुआ, मलेशिया। इस बार आपको ध्यान रखना है कि 2023 में कहाँ हो रहा है, इंडिया के कहाँ हो रहा है, उमरोई में हो रहा है, उमरोई कैंटोनमेंट में हो रहा है, ठीक है। एज इट इज आप ये वाली बात ध्यान रखेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको याद रहेंगी सारी चीजें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है श्री इंद्रमणि पांडे, एज इट इज इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लें आप, बेहद जरूरी। इंद्रमणि पांडे विल बी द नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के नए या नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन बन गए हैं, श्री इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे पहले भारतीय हैं, क्यों मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले भारतीय हैं जिन्हें सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है, ठीक है, एज इट इज ये इंपॉर्टेंट है। इंद्रमणि पांडे विल बी द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखना है, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो बिम्स्टेक के नए सेक्रेटरी जनरल, पहले भारतीय, पूछ लिया जाए क्या बताना है, श्री इंद्रमणि पांडे, बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद जरूरी। इसके अलावा ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1997 में किया गया और इसके इट्स सेक्रेटरीट वाज एस्टैब्लिश्ड इन बांग्लादेश कैपिटल ऑफ ढाका। इसके अलावा बिम्स्टेक के मेंबर स्टेट्स कौन कौन से हैं, ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने आपको बताया है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ये कैसे याद रहेगा, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि आप भारत के पड़ोसी देशों को याद रख पाए। भारत के पड़ोसी देशों में, भारत के पड़ोसी देश अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम लोग एक रफ मैप बनाने की कोशिश करें, तो ये है हमारा भारत, ये हमारा भारत। यहाँ पर आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको चाइना देखने को मिलेगा। ये दोनों देश इस बिम्स्टेक का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखना है। क्यों मैं ये हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि यही प्रश्न पूछा था, क्या पाकिस्तान या चाइना, पाकिस्तान तो फिर भी हटा दीजिए, क्या चाइना बिम्स्टेक का हिस्सा है या नहीं है, तो आपको बताना है नहीं है हिस्सा, बिल्कुल सिंपल सी बात, ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप देखें लगभग सारे पड़ोसी देश आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे कि भूटान हो गया, इसके अलावा नेपाल हो गया, इसके अलावा इंडिया तो खुद है ही, इसके अलावा म्यांमार हो गया, म्यांमार आपको यहाँ पर इस वाली लोकेशन पर देखने को मिलेगा, म्यांमार। श्रीलंका हो गया, श्रीलंका आपको जैसा कि पता है, यहाँ पर श्रीलंका आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको श्रीलंका देखने को मिलता है, एक सेकंड, श्रीलंका, ठीक है। इसके अलावा आपको नेपाल और भूटान, नेपाल और भूटान इस वाली लोकेशन पर आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल सिंपल सा है, इंडिया तो है ही खुद, बहुत आसानी से याद रहेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए बांग्लादेश कहाँ पर है, तो बांग्लादेश यहाँ पर है, बिल्कुल सिंपल सी बात, बांग्लादेश। तो आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है, कैसे मेंबर्स स्टेट याद रखेंगे, सिंपल सी बात है। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, 1997 में हुआ। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं, तो सेक्रेटरी जनरल एसजी, सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं, श्री इंद्रमणि पांडे, ध्यान रखना है, इंद्रमणि पांडे पहले भारतीय हैं, अपने आप में इंपॉर्टेंट है इसलिए। चलिए बात करते हैं बिम्स्टेक के मेंबर्स स्टेट, ये है आपको फुल फॉर्म, आपको एज इट इज ध्यान रखना है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। कितने देश हो गए कि अगर आपने काउंट किए हो तो आपको पता चलेगा, टोटल 7 स्टेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आपको ध्यान रखना है, बांग्लादेश, श्रीलंका, तीसरा इंडिया, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठवां हो गया थाईलैंड और सातवां हो गया म्यांमार। इनकी फ्लैग्स को भी आप ध्यान से देखें, फ्लैग से भी काफी चीजें पूछी जाती हैं अक्सर, तो फ्लैग्स भी आप देखें, इस वजह से ये स्लाइड डाली गई है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नोबेल प्राइज अवार्डीज के बारे में। ये अवार्ड्स काफी थोड़े दिन पहले मिले हैं, हमने इसको कवर नहीं किया। इसका एकमात्र रीजन ये था क्योंकि नोबेल प्राइज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज है
और इस प्राइज की अगर हम लोग जब बात करते हैं तो इससे रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं जनरली, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, इसमें से एक अवार्ड बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, इस वजह से हम लोग इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज जब आई तो न्यूज आने के बाद ये चर्चा में बहुत जबरदस्त तरीके से आया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये हो सकता है कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, यानी आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाए। इस वजह से मेरी ये कोशिश है कि आपको ये सारी चीजें कवर करा दी जाए। बिल्कुल सिंपल सी बात है। चलिए बात करते हैं नोबेल प्राइज इन फिजिक्स के बारे में। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स की बात करें हम लोग अगर, तो फिजिक्स में किसे अवार्ड दिया गया है यही इंपॉर्टेंट है। टोटल कितने कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। टोटल 6 कैटेगरीज हैं, है ना, ध्यान रखना है। टोटल 6 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। 5 कैटेगरीज में पहले दिया जाता था, लेकिन अब एक और कैटेगरीज ऐड कर दी गई, लगभग 1975 के बाद ऐड हुई है। मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है, लेकिन मैं देख के आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन 6 कैटेगरीज में ये दिया जाता है रिसेंटली, वो कैटेगरीज आपको ध्यान रखनी है। तो 3 कैटेगरीज तो आपको बहुत आसानी से याद रहेंगी, आप ध्यान रखें। एक फिजिक्स, ध्यान रखें, फिजिक्स मैथ वाले स्टूडेंट्स रिलेट कर पाएंगे और सभी स्टूडेंट रिलेट कर पाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, और एक होता है आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी में यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो बायोलॉजी को एज इट इज यहाँ पर मेडिसिन से रिलेटेड है बायोलॉजी, तो मेडिसिन आप ऐसा कहें। तो ये 3 कैटेगरीज आप याद रख पाएंगे। इसके अलावा इसके अलावा अन्य जो कैटेगरीज है उसमें, अन्य कैटेगरीज में आपको एक ध्यान रखना है आपको, सब्जेक्ट में ही अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में। और ये 4 कैटेगरीज हो गई। फिफ्थ कैटेगरीज की अगर हम लोग बात करें तो फिफ्थ कैटेगरीज है लिटरेचर, लिटरेचर। और सिक्स्थ कैटेगरी है हमारी, लास्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है शांति, ठीक है। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, बेहद जरूरी है, आपको एज इट इज ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं फर्स्ट अवार्डीज के बारे में, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। फिजिक्स के बारे में हम लोग अब बात करने की कोशिश कर रहे हैं, एज इट इज इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में किसे अवार्ड दिया गया है, तो 3 व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है पायरी अगोस्तिनी, फेरेंक क्रॉस एंड एनी एल हुलियर, है ना। आपको याद कैसे रखना है, तो पी एफ ए ऐसे आप याद रख पाएंगे। इन्होंने इलेक्ट्रॉन किसकी स्टडी की है, फॉर द एक्सपेरिमेंटल मेथड दैट जनरेट द एफओ सेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर। इसका मतलब क्या है, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बताएं, पियरे अगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉन्स एंड एनी एल ह्यूलियर ने को मिला है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार उन प्रायोगिक तरीकों हेतु जो पदार्थ में इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अध्ययन के लिए प्रकाश एटो सेकेंड पल्स उत्पन्न करते हैं। इस कैटेगरी में रिसर्च करने के लिए इन्हें पर्टिकुलरली ये अवार्ड दिया गया। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखना है। क्या पूछा जाएगा, पूछा ये जाएगा किस लिए मिला है, ये हो सकता है ना पूछा जाए, लेकिन किस व्यक्ति को मिला है ये पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है पायरा अगोस्तिनी, क्रॉस और ह्यूलियर। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये अगोस्तिनी इनसे भी याद किया जा सकता है, यानी कि अगोस्तिनी, क्रॉस और ह्यूलियर से भी याद किया जा सकता है। अगोस्तिनी, अगोस्तिनी, क्रॉस, क्रॉस और ह्यूलियर, ह्यूलियर। कौन दिया है, किसने अवार्ड दिया है, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। अच्छा, तो ये अवार्ड जो नोबेल प्राइज का जो अवार्ड है, ये अवार्ड 2 देशों के द्वारा दिया जाता है, एक है नॉर्वे, एक है स्वीडन। ये वाली बात भी आप ध्यान रखेंगे, तो 2 कंट्रीज अवार्ड देती हैं, नॉर्वे और स्वीडन की। किसने अवार्ड दिया है, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने ये अवार्ड दिया है। बात करें नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है, बाविंदी ब्रूज इकिमो, BBE, BBE, इस तरह से आप याद रखेंगे। क्यों मिला है, डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स, क्वांटम डॉट्स की स्टडी करने के लिए, क्वांटम डॉट्स की स्टडी करने के लिए, केमिस्ट्री में क्वांटम डॉट्स की स्टडी करने के लिए बाविंडी, 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 ब्रूज, ब्रूज और इकीमॉव को ये अवार्ड दिया गया है। मैं क्यों ऊपर का नाम आप याद नहीं रखें, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बाविंडी, ब्रूज और इकीमाव को ये अवार्ड दिया गया है। क्या स्टडी किया है इन्होंने, क्वांटम डॉट्स की, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है, क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए ये अवार्ड दिया गया है। नोबेल प्राइज किसने दिया है, तो रॉयल स्वीडिश कंपनी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। इसके पहले आपने जो देखा था यहाँ पर भी आपको स्वीडिश
दिख रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है वो नॉर्वे वाला किसने दिया है। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं फिजियोलॉजी या मेडिसिन। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल प्राइज किसे मिला है? तो करिको और विसमैन, करिको और विसमैन, करिको, कारिको एंड विसमैन, विसमैन, करिको एंड विसमैन। फर्स्ट है करिको, सेकंड है विसमैन। इन्हें नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए अवार्ड मिला। क्या किया है इन्होंने? तो कोविड 9 वैक्सीन, कोविड 9 में mRNA वैक्सीन को बनाने के लिए, उनकी उन वैक्सीन की डिस्कवरी करने के लिए पर्टिकुलरली ये अवार्ड दिया गया अपने आप में, जो कि बेहद बहुत ही अच्छा काम किया इन्होंने। बहुत ही जबरदस्त काम है, क्योंकि कोविड 19 में जिस तरह की एक वेव आई, एक बहुत ही खतरनाक वेव जिसमें लाखों लोगों, करोड़ों लोगों की जान गई, और उसपे कुछ बहुत सारे लोगों की या पूरे जनमानस को बचाया जा सका। एकमात्र तरीका क्या था? वैक्सीन। और वैक्सीन की खोज के लिए अगर किसी को नोबेल प्राइज सम्मानित किया गया, वो अपने आप में बहुत ही गर्व का विषय है। और ऐसे लोगों पर हमें गर्व होना चाहिए, ऐसे साइंटिस्ट पर हमें गर्व होना चाहिए। ये प्राइज किसने दिया है? तो ये प्राइज दिया है नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा ये अवार्ड दिया गया। किन्हें दिया गया? करिको और विशमैन। के डब्ल्यू से आप ध्यान रखें, के डब्ल्यू करेंस्को एंड विशमैन। यह है कोविड 19 वैक्सीन। के डब्ल्यू से आप, ऐसा लगता है कोविड 19 को आप आसानी से रिलेट कर पाएंगे। के डब्ल्यू, के से आपको कोविड, आप बोलने में तो आ ही रहा है, के से कोविड, और 19 से आप ध्यान रखें, अब कुछ ऐसा कुछ रिलेट नहीं हो रहा है मुझे, लेकिन आप ध्यान रखेंगे विसमैन, विसमैन, विस को खत्म किया ऐसे आदमी। तो ऐसा भी कुछ आप याद कर सकते हैं, कोविड विस, सॉरी करिको विसमैन। ठीक है, चलिए बात करते हैं साहित्य के बारे में। नोबेल प्राइज अवार्डी साहित्य में कौन है? तो साहित्य में जॉन फॉसे को मिला है ये अवार्ड। तो जॉन फॉसे, ध्यान रखना है, फॉसे ध्यान रखना है, फॉसे साहब को लिटरेचर में स्पेसिफिकली किसे, किस लिए अवार्ड दिया गया है? तो एज इट इज ध्यान रखना है, साहित्य जॉन फॉसे, अनकही आवाज, अनकही आवाज, वॉइस ऑफ द अनसेएबल, अनकही आवाज, अनकही आवाज। इनोवेटिव नाटक और गद्य के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। एज इट इज ध्यान रखना है, लिटरेचर में कौन है? तो लिटरेचर में है जॉन फॉसे। कैसे याद रखेंगे? लिटरेचर में फंसे, लिटरेचर में क्योंकि सब फंस जाते हैं। साहित्य की जब बात आती है, तो साहित्य की बात करें, आप खुद देखिए ना, हिंदी साहित्य यानी कोर साहित्य की अगर बात करें, या इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, तो आप फंसते हो। तो आप अगर फंस रहे हो तो फॉसे, ध्यान रखना है, फंस रहे हो तो फंस रहे हो, फॉसे। चलिए बात करते हैं नोबेल पीस प्राइज। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, नोबेल पीस प्राइज किसने दिया है? तो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा दिया गया। इसके पहले के जो सारे अवार्ड्स है वो स्वीडिश कंपनी के द्वारा या स्वीडिश इंस्टीट्यूट्स के द्वारा दिया गया, लेकिन ये एकमात्र अवार्ड है जो किसके द्वारा दिया जाता है? नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है। ये अपने आप में बहुत जबरदस्त महिला है, जिनका नाम क्या है? नरगिस मोहम्मदी। ध्यान रखना है, नरगिस मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी, मोहम्मदी। इनका नाम तो आपको भूलना ही नहीं है, मैं कितनी बार लिख दूं, आप ध्यान रखेंगे, नरगिस मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी। बहुत ज्यादा चर्चा में ये रही हैं, क्योंकि ये जेल में है अभी। क्या आपको पता है? ये अभी भी जेल में है। ये एक जबरदस्त ह्यूमन राइट की एडवोकेट रही हैं, और साथ ही साथ एक फ्रीडम फाइटर रही हैं। अगर बात करें तो ईरान में इन्हें 13 बार अरेस्ट किया जा चुका है, और 5 बार कन्विक्शन दी जा चुकी है, और 31 साल की इन्हें प्रिजन मिली है, यानी इन्हें जेल भेजा गया है 31 साल के लिए, और ये आज भी जेल में है। फिर भी इन्हें मिला है क्या? इन्हें मिला है नोबेल शांति पुरस्कार। नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी। एज इट इज आप ध्यान रखेंगे। नरगिस मोहम्मदी की बात करें तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई तथा सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता हेतु उनके संघर्ष के लिए यह अवार्ड दिया गया। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। क्यों दिया गया है? तो ईरान में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ, ईरान में जिस तरह से महिलाओं के प्रति ऑपरेशन किया जा रहा था, उत्पीड़न किया जा रहा था, उसके खिलाफ उनकी जो लड़ाई रही है ना, और उनके ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए उन्होंने जिस तरह के प्रयास किए, है ना, मानवाधिकार को बचाने के लिए, मानवाधिकार को बचाने के लिए उनके जिस तरह से प्रयास रहे, जिस तरह से वो लड़ी, और जिस तरह से कई लोगों को उस संघर्ष से स्वतंत्रता दिलाई, इस वजह से इन्हें अवार्ड दिया गया, नोबेल शांति पुरस्कार। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, नरगिस मोहम्मदी। इनका नाम तो आपको भूलना ही नहीं है। मैं 5 स्टार लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इन्हीं पर प्रश्न पूछा जा सकता है। कौन सी कंपनी देती है? तो ध्यान रखना है, नॉर्वेजियन। इसके पहले के सारे स्वीडिश, कोई ना कोई स्वीडिश इंस्टीट्यूट दे रही थी, मैं कंपनी बोल रहा हूँ, गलत है वो, जो कि कोई कमेटी कौन सी? तो नॉर्वेजियन और स्वीडिश कमेटी, मैंने आपको बताया 2 इंस्टीट्यूट देते हैं स्पेसिफिकली। तो ध्यान रखना है, एकमात्र
ऐसा अवार्ड जिसे नॉर्वेजियन कमेटी देती है, वो आपको ध्यान रखना है, नोबेल शांति पुरस्कार, एज इट इज इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इकोनॉमिक साइंस में किसे अवार्ड दिया गया? तो इकोनॉमिक साइंस में क्लॉडिया गॉल्टिन को यह अवार्ड दिया गया इकोनॉमिक साइंस में। इकोनॉमिक साइंस यानी कि अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार क्लॉडिया गॉल्टिन को दिया गया, महिलाओं के श्रम बाजार के परिणाम के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए यह अवार्ड पर्टिकुलरली दिया गया। ध्यान रखना है। कौन देता है अवार्ड? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ये अवार्ड देती है। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, क्लॉडिया गॉल्डिन। अच्छा, प्रश्न क्या है यहाँ पर? आपको जो बहुत बड़ी लाइन यह देखने को मिल रही है, सर्जेस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस, ये पूरा अवार्ड का नाम है, ठीक है? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे वहां पे सिर्फ नोबेल पीस प्राइज था, इसके पहले नोबेल पीस प्राइज में हमने देखा नरगिस मोहम्मदी। इसके पहले मैंने साहित्य में आपको बताया था, लिटरेचर मैंने आपको बताया था जॉन फॉसे के बारे में। ये दो नाम तो आपको याद हो गया, बिल्कुल सिंपल सा नाम है ये भी, क्लॉडिया गॉल्डिन। गॉल्डिन इकोनॉमी। इकोनॉमी जब हम लोग बात करते हैं, इकोनॉमी की जब हम लोग बात करते हैं तो आपको गोल्ड रिलेट कर पाते हैं आप। इकोनॉमी में गोल्ड का बहुत बड़ा हिस्सा है, गोल्ड। तो आप याद रखें, गॉल्डिन को यह अवार्ड दिया गया। क्या आप देख पा रहे हैं? क्लॉडिया गॉल्डिन, क्लॉडिया क्लॉडिया गॉल्डिन। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप कुछ अवार्ड तो बहुत आसानी से याद रख पाएंगे, जैसे कि शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में क्लॉडिया गॉल्डिन को अवार्ड मिला। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इसके पहले शांति पुरस्कार के पहले मैंने आपको बताया था लिटरेचर के बारे में। लिटरेचर मैंने आपको बताया था कि जॉन फॉसे को अवार्ड दिया गया। इसके अलावा बात करें हम लोग तो फिजिक्स में मैंने आपको बताया, फिजिक्स में अगर हम लोग बात करें, फिजिक्स में मैंने आपको अगोस्टिनी के बारे में बताया था, अगोस्टिनी के अलावा क्रॉस के बारे में बताया था, और ह्यूलियर के बारे में बताया था। अगोस्टिनी, क्रॉस और ह्यूलियर फिजिक्स में। केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था 3 नाम, क्वांटम डॉट्स की स्टडी करने के लिए अवार्ड दिया गया था, बिल्कुल सिंपल सी बात था। वो क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, बावेंडी, ब्रूज और इकिमाओ। बावेंडी, ब्रूज और इकिनाम, BBE, एज इट इज इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा मैंने आपको बताया मेडिसिन में mRNA की स्टडी करने के लिए कारिको और विस्मैन को अवार्ड दिया गया, कारिको और विस्मैन। तो कोविड-19 वाला आप ध्यान रखिए। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री हो सकता है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन आप एक बार पढ़ के तो रखिए। इसके अलावा लिटरेचर ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको इकोनॉमिक साइंस याद रखना है। इसके अलावा आपको एकमात्र ध्यान रखना है, वो है पीस प्राइज। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अपार अकाउंट रजिस्ट्री व्हिच वाज सीन इन द न्यूज़ इन इज एसोसिएटेड विद व्हिच फील्ड? अपार अकाउंट रजिस्ट्री किस फील्ड से एसोसिएट करती है? आपके ऑप्शन है कैपिटल मार्केट, ऑटोमोबाइल, क्रिप्टो करेंसी या एकेडमिक्स, है ना, एकेडमिक्स। इसका जवाब आप कहाँ देंगे? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप इससे इसका जवाब जरूर बनेगा। और इस वीडियो को देखते देखते अगर आपको 2 या 3 नाम याद हो जाएं, स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं किसकी? बात कर रहा हूं नोबेल प्राइज की, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें, क्योंकि आप जितनी बार चीजों को लिखेंगे आपको चीजें उतने समय तक याद रहेंगी। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ नोबेल प्राइज अवार्डी इन लिटरेचर। लिटरेचर में, साहित्य में किसे अवार्ड दिया गया? नोबेल प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया, वो वाली बात भी आप ध्यान रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि सारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। किसी भी तरह का डाउट है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक के माध्यम से जुड़कर आप अपने सवाल मुझ तक पहुंचा सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, साथ साथ हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें पसंद आई होंगी और आपको चीजें याद रहेंगी लंबे समय तक। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।